वही एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को मैंने कैसे डिफाइन किया, बोला आप लोग नोट कर लो। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या है, उसकी डिफिनेशन लिखो। क्या लिखा स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, formation of a crystal, formation of a crystal of a crystalline solid, formation of crystal of a crystalline solid is based upon formation of a crystal of crystalline solid is based upon certain laws या certain rules, ठीक है, certain laws और certain rules। अगले को these rules are called law of crystallography। These rules are called law of crystallography। आगे लिखो in law of crystallography, in law of crystallography, in law of crystallography following three laws are taken into consideration। Following three laws are taken into consideration। In law of crystallography following three laws are taken into consideration। अब वो तीन लॉ कौन कौन से हैं? नंबर 1, इसका डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, तो इसका डिटेल लिखो। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल का डिटेल लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in a crystal of crystalline solid, according to this law, in a crystal of crystalline solid, the angle between any two corresponding intersecting faces, the angle between any two corresponding intersecting faces remains same throughout, अब जरा समझो ये करस्पॉन्डिंग फेसेस किनको बोलेंगे। जैसे अगर मान लो ये रूम जो है क्यूब है, आप जहां बैठे हुए आप रूम को क्यूब एज्यूम कर लो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, जैसे बैक फेस है, आपके पीछे वाला जो फेस है, बैक फेस का करस्पॉन्डिंग फेस फ्रंट फेस होगा, ठीक है। राइट साइड फेस का करस्पॉन्डिंग फेस लेफ्ट साइड वाला फेस होगा, टॉप फेस का करस्पॉन्डिंग फेस बॉटम फेस होगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे जैसे हम कंसीडर करते हैं बैक फेस को और राइट साइड फेस को, तो बैक फेस और राइट साइड फेस के बीच में यहाँ कॉर्नर पे एक एंगल बन रहा है, कितना? या 90 डिग्री।
अब बैक फेस का करस्पॉन्डिंग फेस फ्रंट फेस है, ठीक है, और राइट साइड फेस का करस्पॉन्डिंग फेस जो है वो लेफ्ट साइड फेस है। तो इनके बीच में उस कॉर्नर पे एक एंगल बन रहा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल वहां पे बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये एंगल 90 डिग्री है, वो वाला एंगल भी 90। कोई भी दो करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग फेसेस के बीच का एंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी भी क्रिस्टल के अंदर हमेशा इक्वल रहता है। इसको हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। अब आप बोलोगे भाई क्यूब है, तो क्यूब में तो सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। अगर हम हेक्सागोनल क्रिस्टल को कंसिडर करें, ठीक है, तो हेक्सागोनल क्रिस्टल में मैं डायग्राम बना करके दिखाता हूं। ठीक है भाई, ये एक हेक्सागोनल क्रिस्टल है। अब आप यहां पे देखो, जैसे ये टॉप वाला जो हेक्सागोनल फेस है, ठीक, इसका करस्पॉन्डिंग फेस या बॉटम फेस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम कंसिडर करते हैं ये रेक्टेंगुलर फेस, ठीक, तो इस रेक्टेंगुलर फेस का करस्पॉन्डिंग फेस ये वाला रेक्टेंगुलर फेस होगा। समझ आ रहा है? अब इनके बीच में अगर आप एंगल, ये हेक्सागोनल फेस और रेक्टेंगुलर फेस के बीच का एंगल यहाँ पे देखोगे कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो अब आप देखो, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और इस हेक्सागोनल फेस के बीच में यहाँ पे जो बॉटम में एंगल बन रहा होगा वो भी 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? अगर आप मान लो दो रेक्टेंगुलर फेसेस, दो रेक्टेंगुलर इंटरसेक्टिंग फेसेस को देखो तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। जैसे ये फ्रंट वाला रेक्टेंगुलर फेस ले लो और ये वाला रेक्टेंगुलर फेस ले लो, इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री का होगा। तो इसी तरीके से इस फ्रंट रेक्टेंगुलर फेस का करस्पॉन्डिंग फेस ये बैक रेक्टेंगुलर फेस होगा, और इस रेक्टेंगुलर फेस का करस्पॉन्डिंग फेस ये वाला होगा। तो इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 120 डिग्री होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग फेसेस के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। कोई भी क्रिस्टल आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का ले लो, चाहे एक सिंपल क्रिस्टल ले लो यानी कि लाइक फेस क्रिस्टल, या कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल अनलाइक फेस क्रिस्टल को आप कंसिडर करो, सब में ये रूल हमेशा फॉलो करो। तो ये क्लियर हो गया सबको, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। मेहुल, प्रणत, तनिष्क, सर क्लियर है। हाँ रिस्पॉन्स करते रहो भाई। नंबर 2, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ
कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नोट करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a crystal of a particular crystalline solid, total number of element of symmetries are always fixed. Total number of element of symmetries are always fixed. Total number of element of symmetries are always fixed. जैसे देखो, अगर हम मान लो सोडियम क्लोराइड को कंसीडर करते हैं, सोडियम क्लोराइड का कोई भी क्रिस्टल आप लोगे वो क्यूबिक ही होगा, और उस क्यूबिक क्रिस्टल में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होंगी वो हमेशा सेम होंगी, और क्यूब की जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होती है वो 23 होती है। एक क्यूब में कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होती है? 23 होती है। इस बात को नोट कर लेना, नोट में लिखो। देखो, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल total number of element of symmetries present in a cubic crystal, total number of element of symmetries present is equal to 23, is equal to 23। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज हैं जो क्रिस्टल के अंदर ऑब्जर्व होती है, तो आप नोट कर लो, लिखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, element of symmetries present in a crystal are number 1, line of symmetry, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसका डिस्कशन जो है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वहां भी आता है। तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ये टर्म उधर भी ऑब्जर्व होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? बोलते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्रिस्टल के सेंटर से पास करती है। क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री? एक इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास करती है? क्रिस्टल के सेंटर से पास करती है, इस तरीके से जिससे कि अगर हम उस लाइन के अबाउट क्रिस्टल को, ठीक है, पूरे क्रिस्टल को अगर 1 साइकिल ऑफ रोटेशन को परफॉर्म करें, मतलब 360 डिग्री रोटेशन को परफॉर्म करें, अगर उस लाइन के अबाउट क्रिस्टल को कितना रोटेट करें? 360 डिग्री रोटेशन को अगर हम परफॉर्म करें तो सिमिलर अपीयरेंस, ठीक है, सिमिलर अपीयरेंस मतलब एक जैसा अपीयरेंस क्रिस्टल के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्व, मतलब एक जैसा अपीयरेंस एक साइकिल ऑफ रोटेशन में 2 बार ऑब्जर्व हो सकता है, 3 बार ऑब्जर्व हो सकता है, 4 बार ऑब्जर्व हो सकता है, 6 बार ऑब्जर्व हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्रिस्टल कौन सा है। ठीक है,
तो अगर किसी इमेजिनरी लाइन को हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि क्रिस्टल के सेंटर से पास कर रही है, और उस लाइन के अबाउट पूरे क्रिस्टल को वन साइकिल यानी कि 360 डिग्री रोटेट कराने पे सिमिलर अपीयरेंस मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्व होता है, तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखो। देखो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, it is an imaginary line passing through, it is an imaginary line passing through the center of the crystal, passing through the center of the crystal in such a manner, in such a manner that, in such a manner that, in such a manner that similar appearance is observed, similar appearance is observed more than once, similar appearance is observed more than once, similar appearance is observed more than once during one cycle of rotation, during one cycle of rotation, that is during one cycle of rotation, that is rotation by 360 degree, that is rotation by 360 degree. ठीक है, अब हम अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करें तो क्यूबिक क्रिस्टल में अलग अलग टाइप की लाइन ऑफ सिमेट्रीज ऑब्जर्व होगी। मैं यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल की ही पूरी एनालिसिस बताऊंगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि ये 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज कैसे आती है। समझ में आया कि नहीं? तो आप नोट करो, लाइन ऑफ सिमेट्री में फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री लिखो, 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4-fold एक्सिस ऑफ symmetry, that is tetrad, इसको टेट्रड भी बोला जाता है। 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं? टेट्रड बोलते हैं। ठीक है, तो टेट्रड को अगर हम कंसीडर करें तो टेट्रड कैसे ऑब्जर्व होता है? बोलते हैं कि अगर हम करस्पॉन्डिंग फेस सेंटर से एक लाइन को पास करें, करस्पॉन्डिंग फेसेस के सेंटर से, तो जैसे टॉप फेस का सेंटर और बॉटम फेस का सेंटर से अगर आप एक लाइन को पास करोगे तो ऑब्वियसली वो क्यूब के सेंटर से भी तो पास करेगा। समझ आ रहा है? अब उस लाइन के अबाउट अगर आप पूरा क्यूब को घुमाओ, मतलब एक तरीके से इस रूम को घुमाओ, जूम करो कि ये रूम घूम रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आप अगर बाहर से इस रोटेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्यूब का एक फेस आपके सामने होगा स्टार्ट में। ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन कराओगे तो क्यूब का दूसरा फेस आपके सामने आ जाएगा। फर्दर 90 डिग्री रोटेशन कराओगे, तीसरा फेस सामने आ जाएगा। फर्दर 90 डिग्री रोटेट कराओगे, चौथा फेस सामने आ जाएगा। और फिर 90 डिग्री रोटेट करोगे तो पहला वाला फेस वापस आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप टेट्राड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वहां पे सारे फेसेस एक जैसे नहीं होते। हाँ, 2 बार, क्योंकि 2 बार स्क्वायर फेसेस सामने आएंगे या 2 बार रेक्टेंगुलर फेसेस सामने। अब जैसे ये क्यूबिक क्रिस्टल है, अगर हम टेट्राड को कंसीडर कर, टेट्राड कहां से पास करेगा? ये टॉप फेस का सेंटर है और ये
बॉटम फेस का सेंटर। अब यहां से हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस लाइन के अबाउट हमें क्रिस्टल को रोटेट करना। ठीक है, लाइन के अबाउट क्रिस्टल को रोटेट करना। तो अगर आप यहाँ पे रोटेशन को परफॉर्म करोगे, मान लो ये फर्स्ट फेस है, तो ये होगा सेकंड। जिस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ये सेकंड फेस होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। तो जब आप रोटेट करोगे तो पहले फर्स्ट फेस आपके सामने, 90 डिग्री रोटेशन के बाद सेकंड आपके सामने होगा, मतलब ओवरऑल 180 डिग्री रोटेशन के बाद सेकंड फेस सामने होगा, नहीं 90 डिग्री के बाद सेकंड होगा, 180 के बाद थर्ड होगा, 270 के बाद फोर्थ होगा, 360 के बाद वापस फर्स्ट होगा। यानी कि एक साइकिल ऑफ रोटेशन में एक जैसा अपीयरेंस आपको 4 बार दिखेगा। एक जैसा अपीयरेंस 4 बार दिखेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेट्राड। ये टेट्राड है। कितने टेट्राड क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होंगे? 3। टोटल नंबर ऑफ टेट्राड in cubic crystal is equal to total number of faces, total number of face center divided by 2। एक टेट्राड 2 फेस सेंटर से पास कर रहा है ना, 2 फेस सेंटर से पास कर रहा है। टोटल 6 फेसेस है तो 6 फेस सेंटर होंगे, तो 6/2। समझ में आ गया? अभी 3 तो ये हो गए, अभी ऐसे नंबर बढ़ेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री में सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो। ये बना लिया ना सबने? यस सर। अब आप लिखो 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री। थ्री-फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं ट्रायड। ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रायड कैसे लोकेटेड होता है। ट्रायड को अगर आपको विजुअलाइज करना है, घर में अगर क्यूब पड़ा हो, सबके घर में होता है। ठीक है, तो उस क्यूब में जो बॉडी डायगोनल है, ठीक है, बॉडी डायगोनल मतलब जो 2 कॉर्नर जो है बॉडी डायगोनल के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, उन 2 कॉर्नर को इस तरीके से रखो कि वो वर्टिकली प्लेस्ड हो, मतलब बॉडी डायगोनल वर्टिकल हो। ऐसी सिचुएशन आप देखोगे क्यूब का एक स्लांटेड फेस जो है ऐसे आपके सामने दिखेगा, एक फेस स्लांटेड होगा, उस स्लांटेड फेस पे क्रॉस मार्क कर दो। समझ आ रहा है? उस स्लांटेड फेस पे क्रॉस मार्क कर दो और फिर उसके बाद आप उसको रोटेट करना शुरू करो। पहले एक स्लांटेड फेस आपके सामने है जिसपे आपने क्रॉस बना रखा है, आप रोटेट करोगे तो 120 डिग्री रोटेशन के बाद एक और स्लांटेड फेस आएगा वैसे ही, जिसपे क्रॉस मार्क नहीं है। ठीक है, उसको फर्दर 120 डिग्री रोटेट करोगे तो एक और स्लांटेड फेस आएगा सिमिलर अपीयरेंस के साथ।
उस पर भी क्रॉस मार्क नहीं होगा। ठीक, और फिर अगर आप उसको रोटेट करते हो तो वो क्रॉस स्लांटेड फेस वापस आ जाएगा जिसपे क्रॉस मार्क हो। यानी कि अगर आप एक साइकिल रोटेशन का परफॉर्म करते हो तो एक जैसा अपीयरेंस 3 बार दिखता है। मैं आपको बोल रहा हूं कैसे आपको विजुअलाइज करना, समझ में आ रहा है? ठीक है, वो जो बॉडी डायगोनल क्यूब के जो दो अपोजिट कॉर्नर है, उन दो अपोजिट कॉर्नर से पास करने वाली जो लाइन है, उस लाइन को कैसे रखना है आपको? वर्टिकल। ठीक है, उसको आप वर्टिकल रखोगे। जब वर्टिकल रखोगे तो क्यूब कुछ एक ऐसी पोजीशन में होगा कि उसका एक स्लांटेड फेस जो है, ठीक है, स्लांटेड फेस आपके सामने दिखेगा। उसी स्लांटेड फेस पे क्रॉस बना करके फिर उसका रोटेशन करना और देखना है कि वैसा स्लांटेड फेस वाला अपीयरेंस कितनी बार मिलता है एक साइकिल को कंप्लीट करना। हाँ, 4 बॉडी डायगोनल, क्योंकि 8 कॉर्नर। क्या 4? उसको बना करके खुद आप अपने सामने देखोगे तब विजुअलाइज होगा। अभी तो मैं जो बोल रहा हूँ बस वो सुन लो। हाँ, दोबारा मैं बना करके दिखा रहा हूँ। बॉडी डायगोनल 8 कॉर्नर होते हैं, तो 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल पास करता तो 4 नहीं होना? अरे बॉडी डायगोनल क्या कर रहा है? फिजिक्स ज्यादा पढ़ ली क्या? तो एक कॉर्नर यहाँ है और एक कॉर्नर यहाँ है, ठीक है। अब यहां से ये बॉडी डायगोनल पास कर रहा है, ये जो बॉडी डायगोनल से कोइंसाइड करती हुई जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट क्रिस्टल को रोटेट कर। ये जो लाइन है यही है ट्रायड। अब जब इसको इसको आप वर्टिकली प्लेस करोगे ना, तो ये वाला फेस जो देख रहे हो, ये टॉप वाला, ये स्लांटेड हो जाएगा, एक कॉर्नर बाहर की तरफ, आपकी तरफ। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायड इन क्यूबिक क्रिस्टल इज इक्वल टू 8/2। 8 क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉर्नर इन्वॉल्वड इन वन ट्रायड। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉर्नर इन्वॉल्वड इन वन ट्रायड। तो 3 हो गई टेट्राड और 4 हो गई ट्रायड। अब इसी तरीके से टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी डिफाइन करते हैं। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये नोट कर लिया? Yes, sir. टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम क्या बोलते हैं? डायड।
अब देखो टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे पास करती है। जैसे हमने इस एज का सेंटर लिया, ठीक है, और उससे ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कराया जा सकता है। अगर हम इस एज का सेंटर को कंसिडर करें और इस एज सेंटर को कंसिडर करें, ठीक है, अब इनसे एक लाइन को पास करते हैं, तो ये लाइन भी बॉडी सेंटर से पास करेगी। अब इस लाइन के अबाउट क्रिस्टल को हमें रोटेट करना है, तो क्यों नहीं पास करेगी वहां। अगर वो एज सेंटर, जैसे मान लो ये वाला एज सेंटर ले लो, ठीक है, और ये एज सेंटर ले ले, ये बॉडी सेंटर से ही पास करें। यहाँ पे होगा बॉडी सेंटर। तो अब आप यहाँ पे देखो कितने डायड प्रेजेंट है क्यूबिक क्रिस्टल में। टोटल नंबर ऑफ डायड इन क्यूबिक क्रिस्टल is equal to total number of edge center divided by number of edge center involved in one diode, 6. समझ आ रहा है। जैसे ये इसका ये सेंटर ले लो और वो एज सेंटर ले लो, ठीक है, यहाँ का बॉटम में इधर जो एज है उसका सेंटर ले लो और इसका एज सेंटर ले लो, ठीक है, उस एज का सेंटर ले लो, ये ले लो, ऐसे ही वो टॉप वाला एज सेंटर ले लो वहां वाला और इधर वाला ले लो। इस तरीके से टोटल आप देखोगे 6 बनेंगे, तो 6 टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 3 + 4 + 6 13, 3 + 4 + 6 13 हो गई। तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ line of symmetries, total number of line of symmetries present in cubic crystal, total number of line of symmetries total number of line of symmetries present in cubic crystal is equal to 3 + 4 + 6 is equal to 13। ये 3 क्या है? टेट्राड। 4 क्या है? ट्रायड। और 6 क्या है? डायड। मुश्किल थोड़ी है, आसान है, बस एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए एडवांस लेवल हो गया। हो गया क्लियर? अब आ जाते हैं भाई लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री में सेकेंड टाइप की जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफिनेशन लिखो, देखो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन
It is an imaginary plane. It is an imaginary plane passing through the center of the crystal, passing through the center of the crystal in such a manner that it bisects the crystal. It bisects the crystal into two equal halves. Having object and mirror image relationship. Having object and mirror image relationship with each other. वो दोनों हाफ जो है ना, वो सिर्फ वॉल्यूम वाइज इक्वल नहीं है, ठीक है, कि इधर वाले का वॉल्यूम और उधर वाले का वॉल्यूम बराबर है. सिर्फ वॉल्यूम बराबर नहीं है, बल्कि वो हाफ इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर एक को ऑब्जेक्ट मान ले तो दूसरा उसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा. हैविंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप विथ ईच अदर. ठीक है. आप देखो, अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री दो टाइप की होती है, तो आप नोट कर लो. देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व्ड इन क्यूबिक क्रिस्टल. प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व्ड इन क्यूबिक क्रिस्टल आर number one rectangular plane of symmetry. Rectangular plane of symmetry. अब जरा देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे ऑब्जर्व होती है. पूरे चैप्टर में आप क्यूब बनाते रहो, बस क्यूब पे क्यूब बनाना. अब देखो बेटा, जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है. ठीक, इनको मिला दो. ये प्लेन ऑब्जर्व हो रहा है. इस प्लेन को बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. वैसे वो रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब आप देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल के सेंटर से पास कर रही है. ठीक है, और ये जो हाँ वो जितने एस सेंटर है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 एस सेंटर से पास कर, 12 एस सेंटर है, तो 12/4 3 होगा. तो यहाँ पे आप देखो, जो आगे वाला हाफ है और जो पीछे वाला हाफ है, वो एक दूसरे के साथ क्या दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप दिखा रहे. ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप दिखा रहे. तो टोटल
number of rectangular plane of symmetry is equal to total number of edge center divided by number of edge center involved in one rectangular plane of symmetry, यानी कि 3. ठीक है, अब आप लिखो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री diagonal plane of symmetry देखो ये फेस डायगोनल है, ऐसे ही ये फेस डायगोनल को कंसीडर करें और इससे ये प्लेन डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये प्लेन आप देख रहे हो पूरे क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. इस प्लेन को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. total number of diagonal plane of symmetry is equal to कितना होगा भाई? देखो दो एज से एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉन्स्टिट्यूट होती है और टोटल 12 एज है, तो 12/2 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब इसमें जैसे देखो एक हमने इस एज और इस एज को लिया है, इसी तरीके से ये वाला एज ले लें और ये वाला एज ले लें, इनके करस्पॉन्डिंग एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. इसी तरीके से इसको ले लें और इसको ले लें, एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. ऐसे ही अगर आप इसको कंसीडर कर लो और इसको कंसीडर कर लो, एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. इसी तरीके से इसको कंसीडर कर लो और इसको कंसीडर कर लो, एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. तो टोटल 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी. तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल हो गई क्यूबिक क्रिस्टल में? 9. 3 + 6. ठीक है, लिख लो. टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, टोटल नंबर ऑफ plane of symmetries
in cubic crystal is equal to 3 plus 6. तो 3 क्या है? रेक्टेंगुलर और 6 डायगोनल। तो टोटल काउंटिंग कहां पहुंच गई भाई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की? 22 पहुंच गई। 13 प्लस 9 22। एक और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लिखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, that is point of symmetry. Point of symmetry भी बोलते हैं। बोलते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर यूनिक सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है? एक क्रिस्टल को कंसीडर कर, उसके अंदर एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लाइन ऑफ सिमेट्रीज कई हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज कई हो सकती हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री की क्या स्पेशलिटी होती है? बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से अगर हम एक लाइन को पास करें, ठीक है, वो लाइन इस तरीके से मूव करनी चाहिए कि वो लाइन क्रिस्टल के दोनों साइड में फेसेस तक जानी चाहिए। क्रिस्टल के फेसेस तक दोनों साइड में मूव करनी चाहिए लाइन, उस पॉइंट के ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, बैक साइड में भी, फ्रंट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, जैसे भी आप उस लाइन को डिफाइन करें, ठीक है? तो वो पॉइंट क्या करेगा? वो पॉइंट हमेशा उस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। जो भी लाइन, इमेजिनरी लाइन क्रिस्टल के अंदर उस पॉइंट से पास करेगी, जिसको हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं, इस तरीके से कि वो लाइन क्रिस्टल के दोनों साइड में फेसेस तक जाती है, तो उस लाइन को सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा बाइसेक्ट करेगी। ठीक है? तो आप लिख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। देखो, इन एनी क्रिस्टल of a crystalline solid, in any crystal of a crystalline solid, there exist unique center of symmetry. Unique center of symmetry. आगे लिखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री बाइसेक्ट्स any line. Center of symmetry bisects any line passing through it. ठीक है? तो अब इस तरीके से अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट of symmetry in cubic crystal is equal to 13 plus 9 plus 1. ठीक है? 13 क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसमें ये, जैसे ये क्यूब अगर मान लो तो ये बॉडी सेंटर किसका?
ये डिस्कशन क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि 5-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, पेंटर्ड, वो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में ऑब्जर्व नहीं होता। इसको नोट में लिख लेना। 5-fold excess of symmetry, 5-fold excess of symmetry is never observed. 5-fold excess of symmetry is never observed in any crystal of crystalline solid. In any crystal of crystalline solid. 6-fold excess of symmetry ऑब्जर्व होता है। अगर हेक्सागोनल क्रिस्टल को देखो तो उसमें 6-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे होगी? अगर टॉप वाला जो हेक्सागोनल फेस है और बॉटम वाला जो हेक्सागोनल फेस है, वहां से एक लाइन को पास करो और उस लाइन के अबाउट क्रिस्टल को रोटेट करो, तो जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं वो एक एक करके सामने आएंगे। 60 डिग्री रोटेशन के बाद, ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन के बाद क्या होगा? एक नया रेक्टेंगुलर फेस आपके सामने आएगा। तो इस तरीके से पूरा एक साइकिल अगर आप रोटेट करोगे, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस आपके सामने आएंगे। इसलिए वहां पे 6-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व होती है। लेकिन 5-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इवन 7-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये भी नहीं ऑब्जर्व। हाँ, ऑब्वियसली उसी से कंक्लूजन जो है ड्रॉ होता है कि 5-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं ऑब्जर्व होती क्योंकि वहां पे फिर लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग फेसियल एंगल जो है वो फॉलो नहीं होता। किस फेस का करस्पॉन्डिंग फेस कौन होगा या बता नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में मैंने 2 लॉज को आपको बता दिया। एक तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल और दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ लिखो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में, लॉ ऑफ रेशनैलिटी। इसमें इस डिस्कशन में दम है भाई। लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस, रेशनल का मतलब बताया था क्या होता है? सिविलाइज्ड, सिस्टमैटिक, प्रेडिक्टेबल, जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिसका नेचर को, जिसका बिहेवियर। इंडिसेस, इंडिसेस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को इंडिसेस भी बोला जाता है। इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेट्स। लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस का और क्या मतलब निकलता है? लॉ ऑफ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अगर हम लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस को कंसीडर करें तो बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल है उसके अंदर 2 टाइप के इंडिसेस को हम डिफाइन करते हैं। तो आप नोट कर लो, देखो, इन अ क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, in a crystal of crystalline solid, in a crystal of crystalline solid, following 2 type of indices, following 2 type of indices, following 2 type of indices are taken into consideration. Following 2 type of indices are taken into consideration. अब 2 टाइप के इंडिसेस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। नंबर 1, वेज इंडिसेस, WEISS, WEISS इंडिसेस। वेज इंडिसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, स्मॉल ब्रैकेट
और इसके अंदर जो है इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, MANBPC, MANBPC। ये A, B और C ये क्या है? यूनिट लेंथ है। जैसे यूनिट वेक्टर होता है ना, I कैप, J कैप, K कैप, उसी तरीके से ये क्या बोले जाते हैं? यूनिट लेंथ बोले जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो, वेयर A, B एंड C, वेयर A, B एंड C आर यूनिट लेंथ, where A, B and C are unit length along, where A, B and C are unit length along X, Y and Z axis, X, Y and Z axis। और M, N और P क्या है? उन यूनिट लेंथ के न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स है। ठीक है, M, N, P क्या है? न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट लेंथ। अब ये जो नंबर है MNP, ये इंटीग्रल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, MNP कैन बी इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल, बोथ। MNP कैन बी इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल, बोथ। ठीक है भाई। अब जैसे देखो बेटा, ये वेज इंडिसेस क्या बताता है? वेज इंडिसेस किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, एक क्रिस्टल को हम कंसीडर करें, क्रिस्टल के अंदर कोई भी प्लेन कंसीडर करो, जैसे उसका एक फेस एक प्लेन है, या इनफैक्ट क्रिस्टल को अगर हम कट करें तो इमेजिनरी प्लेन भी वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक क्रिस्टल के अंदर कोई भी प्लेन आप कंसीडर करो, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, उस प्लेन का यूनिक वेज इंडिसेस वैल्यू होता है। यानी कि एक वेज इंडिसेस का जो सेट है वो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट एक फिक्स प्लेन को डिफाइन करता है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर ऐसे कोई दो प्लेन नहीं हो सकते जिनकी सेम वेज इंडिसेस वैल्यू। ठीक है, तो लिख लो, देखो, अ सेट ऑफ वेज इंडिसेस वैल्यू, a set of Bayes indices value, a set of Bayes indices value defines, a set of Bayes indices value defines an unique plane, and unique plane present inside a crystal, present inside a crystal। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, that is no two plane, that is no two plane present in the crystal, no two plane present in the crystal possess, no two plane present in the crystal possess same Bayes indices value, same Bayes indices value। एक क्रिस्टल में प्रेजेंट कोई भी दो प्लेन की सेम वेज इंडिसेस वैल्यू नहीं होती, यानी कि ये जो वेज इंडिसेस है ना, इसमें यूनिकनेस होती। ठीक, एक वेज इंडिसेस का सेट एक प्लेन को डिफाइन करता है, एक प्लेन के लिए एक सेट ऑफ वेज इंडिसेस होगा, जबकि जो दूसरा हम इंडिसेस को डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं मिलर इंडिसेस, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपने डीपीपी में देखा था। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए सेम होता है। एक मिलर इंडिसेस का सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए सेम होता है। प्लेन्स कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। मतलब कोई भी दो पैरेलल प्लेन ले लो, उसकी मिलर इंडिसेस वैल्यू क्या आएगी? सेम।
तो अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है, अब इस क्यूबिक क्रिस्टल में अगर एक ट्रायंगुलर प्लेन को डिफाइन करो, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर प्लेन को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। हमने एक क्रिस्टल को कट कर दिया, एक कॉर्नर वाला पार्ट वहां से कट करके निकाल दिया, तो ऐसा प्लेन अपीयर हुआ, ठीक। अब इस प्लेन का हम बेस इंडिसेस डिफाइन कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस प्लेन को हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी प्लेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद मान लो ये प्लेन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरीके से लाई करते हैं, यही प्लेन को, नहीं जैसे मर्जी नहीं होना, तो वही ओरिएंटेशन चाहिए। अब डायग्राम हमारा ठीक नहीं बना है, तो हमने जो है, हाँ मतलब आप ओरिजिन को अपनी मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि ये तीनों वर्टेक्स जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करे, ठीक है। हाँ वो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारा अपना वो कंसिडरेशन है ना, वो तो उसको उसका ओरिजिन तो हम अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखो, अगर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब मान लो ये जो ट्रायंगुलर प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं, ये ट्रायंगुलर प्लेन का ये वाला कॉर्नर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है MA 0 0, क्योंकि इसके लिए y और z वैल्यू तो 0 होगी ना। तो समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, इसकी y और z वैल्यू 0 होगी। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट को अगर आप देखो, तो इसके लिए x और z वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट। तो मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 n भी 0 है, और ऐसे ही ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड PC। तो अब आप देख सकते हो ये जो तीन नॉन जीरो वैल्यूज का सेट है, ये तीन कॉर्नर्स एक्स वाई और जेड पे जो तीन पॉइंट हमें मिले हैं, उन तीन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स में जो नॉन जीरो वैल्यू का सेट है, उसी को वेज इंडिसेस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका वेज इंडिसेस क्या हो जाएगा, MA NB PC। अब ये MA हमें कैसे मिला है, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर यूनिट लेंथ A है,
ठीक है, तो उस यूनिट लेंथ को आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप यूनिट लेंथ को कितनी बार रिपीट कर, अगर मान लो आप 1.5 ऑफ यूनिट लेंथ लेते हो तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 3/2a, 1 प्लस 1 इंटू ए प्लस हाफ इंटू ए, तो 3/2a हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मान लो ये 3b है, इसका मतलब यहाँ पे जो यूनिट लेंथ b है उसको 3 बार आपने रिपीट किया तो आप इस पॉइंट पे पहुंचे, ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने में आपने b को 3 बार रिपीट किया। ऐसे ही ओरिजिन से अगर मान लो ये वैल्यू जो है वो 5c है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने में आपने यूनिट लेंथ को 5 टाइम्स रिपीट किया। तो वेज इंडिसेस की क्या स्पेशलिटी है? एक वेज इंडिसेस का सेट किसी भी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट एक फिक्स्ड प्लेन को, यूनिक प्लेन को डिफाइन करता है। एक से ज्यादा प्लेन क्रिस्टल के अंदर जो प्रेजेंट है उनकी सेम वेज इंडिसेस वैल्यू नहीं हो सकती। ये समझ में आ गया? अब आप नोट करो मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस मिलर इंडिसेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस ब्रैकेट के अंदर 3 इंटीजर का सेट कंसीडर करते हैं। और यहां पे ध्यान देना, यहां पे कॉमा नहीं लगाते। क्या हो गया भाई, कुछ सस्पेक्टेड दिख रहा है क्या? नहीं, मुस्कुराए जा रहे तुम। अबे क्या कुछ गड़बड़ है क्या? सब ठीक है ना? डिजाइन बना रहे क्या तू? के सब स्मॉल। हाँ क्या बोलो? नहीं, वो अभी आपको समझ आएगा, सारे सिचुएशन समझ में आएगा। बेसिकली हम बोले कोई भी प्लेन हो, उस प्लेन को आपको इस तरीके से मतलब जो है कंसीडर करना है कि वो तीनों एक्सिस को कट करे। अब तीनों एक्सिस को वो जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का जो नॉन जीरो वैल्यूज का जो सेट है उसको वेज इंडिसेस बोलते हैं। अब उसमें एक सिचुएशन आ सकती है कि मान लो वो जो प्लेन आप कंसीडर कर रहे हो वो प्लेन एक एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। पैरेलल जा रहा है इसका मतलब क्या, उस प्लेन को आप कितना भी बड़ा कर दोगे वो उस एक्सिस को तो कट करेगा नहीं। इसका मतलब उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे। मान लो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको आप कहां कंसीडर करोगे? 0, इनफाइनाइट, B0, क्योंकि तब यूनिट लेंथ को आपको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? इनफाइनाइट टाइम्स। नहीं, जरूर नहीं कोई ट्रायंगल है वो मैंने बोला ना एक फेस भी आप ले सकते। तो यहाँ पे ये जो HKL है ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। लिख लो वेयर HK and L, where HK and L are set of integers. HKL are set of integers. ठीक है? अच्छा, इनके बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना, इनको आपको थोड़ा स्पेस देते हुए लिखना, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब स्टैंडर्ड है,
आप अपना स्टैंडर्ड नहीं चला सकते। तो अब देखो मिलर इंडिसेस क्या हमें बताता है, लिखो लिखो अ सेट ऑफ मिलर इंडिसेस वैल्यू, a set of Miller indices value defines a set of Miller indices value defines infinite number of parallel planes. A set of Miller indices value defines infinite number of parallel planes, infinite number of parallel planes present at constant distance, present at constant distance from each other, present at constant distance from each other, where one plane is passing through the origin. वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स है उनमें से एक प्लेन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और ये पैरेलल प्लेन्स एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे लाई करने चाहिए। ठीक है, आप देखो दो सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोला जाता है। लिख लो इस बात, लिखो द कांस्टेंट distance between two successive parallel planes, the constant distance between two successive parallel planes is called interplanar spacing. Interplanar spacing. इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से बेटा, DHKL। HKL क्या है, मिलर इंडिसेस का सेट जो उन पैरेलल प्लेन्स के लिए डिफाइंड है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट में क्या है, यूनिकनेस है, और दूसरे में क्या है, मल्टीप्लिसिटी है। अब देखो बात आती है जो मिलर इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिलर इंडिसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिलर इंडिसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिलर इंडिसेस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पैरेलल प्लेन्स always possess same Miller indices value. Parallel planes always possess same Miller indices value. ठीक है, जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं उनकी मिलर इंडिसेस वैल्यू हमेशा सेम होगी। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो इफ अ सेट ऑफ मिलर इंडिसेस वैल्यू, if a set of Miller indices value is multiplied by, if a set of Miller indices value is multiplied by a fixed number, a fixed number, अब वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, a fixed number, then the new set of Miller indices value obtained, then the new set of Miller indices value obtained, then the new set of Miller indices value obtained represents
represents same Miller indices, same parallel planes, then the new set of Miller indices value obtained represents same parallel planes as it is given by the old set of Miller indices value. The old set of Miller indices value. ठीक है, जैसे देखो मान लो मिलर इंडिसेस का एक सेट है 1 0 3, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस सेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 206 मिलेगा। तो 103 and 206 represents same parallel planes. अगर मान लो एक सेट है 2 -1 3 का, हमने इस सेट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे नेगेटिव नंबर को ना यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर 2 - 1 3 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये भी स्टैंडर्ड है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 1 बार 3। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? नंबर के ऊपर बार लगाते हैं। अब हमने बोला कि इस सेट को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? -2 1 एंड -3, ठीक है। तो आप ये बोलोगे 2 1 बार 3 एंड 2 बार 1 3 बार represents same parallel planes. अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes. अब देखो एक और रूल है, अगर हम चाहे तो एक पूरा प्लेन ले, ठीक है, पूरा फेस को एक प्लेन हम कंसीडर करें, या उस फेस का एक पार्ट ले लो। जैसे इस फेस के ऊपर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक, सिर्फ उस ट्रायंगुलर पोर्शन को हम कंसीडर करें, तो जो मिलर इंडिसेस वैल्यू पूरे फेस की होगी, वही मिलर इंडिसेस वैल्यू उस ट्रायंगुलर प्लेन की भी होगी। इसके ऊपर अगर हमने एक सर्कल बनाया हुआ तो सर्कल का भी मिलर इंडिसेस सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि मिलर इंडिसेस ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लेन is always same as that of Miller indices of overall plane। ठीक है, लिख लो, Miller indices of a certain part of the plane, Miller indices of a certain part of the plane is always equal to the Miller indices of overall plane। ये क्लियर हो गया? एक बात और बोलते हैं कि अगर कोई प्लेन, ठीक है, ओरिजिन से पास करता है,
अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास करता है तो आप उसकी मिलर इंडिसेस वैल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। किसी भी प्लेन के अंदर अगर ओरिजिन कंटेंट है तो आप उस प्लेन की मिलर इंडिसेस वैल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हो? इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? बोलते हैं कि उस प्लेन को आप इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट करो जिससे कि वो ओरिजिन से बाहर आ जाए, और फिर वो जो पैरेलल प्लेन है उसकी मिलर इंडिसेस वैल्यू आप निकाल लो। जो मिलर इंडिसेस वैल्यू शिफ्टेड प्लेन की होगी वही मिलर इंडिसेस वैल्यू उस प्लेन की भी होगी जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। लिख लो इसका, लिखो। if origin is contained if origin is contained inside a plane if origin is contained inside a plane if origin is contained inside a plane then its Miller indices value cannot be determined directly. If origin is contained inside a plane then its Miller indices value cannot be determined directly. ठीक है, तो लिख लो under such condition we can determine the Miller indices. Under such condition we can determine the Miller indices of any other parallel plane which is not पता नहीं, बोल दो जरा पूरा स्टेटमेंट बोलो, जितना लिखा वो बोल दो। अच्छा, तू अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है? अच्छा, वही मेरी लैंग्वेज खराब है क्या? अच्छा अच्छा, क्या लिखा है? तूने भी अपनी लैंग्वेज में लिखा है क्या? कई बार अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट का मतलब ही बदल जाता है। जरा अपनी लैंग्वेज में बता। Which is not passing through the origin. Which is not passing through the origin. ठीक है, जैसे हाँ हाँ कांस्टेंट डिस्टेंस पर। अब जैसे देखो, अगर मान लो हम इस कॉर्नर को ओरिजिन मान, ठीक है ना? अब इस सिचुएशन में वो कौन कौन से प्लेन है जिनकी मिलर इंडिसेस वैल्यू सीधे नहीं निकाली जा सकती? एक तो ये बैक फेस की, क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट साइड वाले फेस की, और बॉटम फेस। इसका मतलब हम क्या करेंगे? बैक फेस का मिलर इंडिसेस निकालना है तो फ्रंट वाले का निकालना है, क्योंकि वो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। ये राइट साइड वाले फेस का मिलर इंडिसेस निकालना है तो लेफ्ट वाले का निकाल लेंगे, बॉटम फेस वाले का निकालना है तो टॉप वाले फेस का। ठीक है, बेसिकली क्या है, अब जैसे ये बैक फेस को आप ले लो, अब आपको पता करना है कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वाई के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, जेड के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक्स पे तो पूरा लाई कर गया ना। तो एक्स को कहां कट कर रहा है?
बता पाओगे क्या? चलो y और z के केस में, अब y के केस में मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये वाला जो फेस है y को कहाँ पे, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। लेकिन x के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नहीं पता चलेगा, यही प्रॉब्लम होती है कि कोई भी प्लेन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो फिर हम उसके वेज इंडिसेस को नहीं निकाल पाएंगे, और वेज इंडिसेस को अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर मिलर इंडिसेस को भी नहीं निकाला जा सकता। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि वेज इंडिसेस अगर गिवन हो एक प्लेन का तो उसका मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप नोट करो, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ मिलर इंडिसेस, determination of Miller indices from Weiss indices, determination of Miller indices from Weiss indices। Weiss indices से Miller indices कैसे निकालेंगे? अच्छा एक चीज और समझ लें, Weiss indices से Miller indices निकाला जा सकता है, लेकिन मिलर इंडिसेस से वेज इंडिसेस नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि मिलर इंडिसेस का एक सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए सेम होता है। तो आप उसमें से कौन से प्लेन का वेज इंडिसेस निकाला, क्योंकि सबकी तो वेज इंडिसेस वैल्यू अलग अलग है, समझ आया? इसलिए मिलर इंडिसेस से वेज इंडिसेस नहीं निकाला जा सकता, लेकिन वेज इंडिसेस अगर गिवन हो तो मिलर इंडिसेस निकाल सकते। तो अब देखो कैसे हम मिलर इंडिसेस वैल्यू निकालेंगे वेज इंडिसेस से। मैं एक एग्जांपल लेकर के डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक प्लेन है जिसका वेज इंडिसेस है 2a -3b एंड c, ठीक है भाई, 2a -3b एंड c, ये वेज इंडिसेस का सेट है एक प्लेन के लिए। अब हमें इसका मिलर इंडिसेस निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक 3 कॉलम टेबल बनानी है, x y z, x y एंड z। x के अलॉन्ग यूनिट लेंथ क्या है? a, y के अलॉन्ग b, z के अलॉन्ग c, ठीक। अब x के अलॉन्ग जो यूनिट लेंथ है उसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट यानी कि m वैल्यू 2x के नीचे लिख लो। उसी तरीके से y का जो यूनिट लेंथ है उसका कोफिशिएंट y के नीचे, और z के करस्पॉन्डिंग z के नीचे, तो 2 - 3 1। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 नंबर्स मिले इनका रेसिप्रोकल निकालना। इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2 -1/3 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इनको इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इनको इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 3 - 2 6। अब इसमें देखो ये x के करस्पॉन्डिंग जो नंबर आया वो h है, y के करस्पॉन्डिंग जो नंबर आया वो k है, और z के करस्पॉन्डिंग जो नंबर आया वो l, ठीक है। तो 2a -3b एंड c अगर वेज इंडिसेस का सेट है तो करस्पॉन्डिंग मिलर इंडिसेस क्या होगा? 3 2 बार एंड 6। समझ में आ गया? बहुत दुखी है तू, समझ में आ गया इसलिए दुखी हो गया। एक कॉन्सेप्ट को जितना दिल से वेलकम करोगे ना वो भी आपके साथ उतना ही प्रसन्न रहेगा।
अगर आप बुझे मन से दबे कुचले तरीके से, एक मुसीबत और आ गई, ये भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका भी आंसर करना पड़ेगा। सोच, हमारी सोच कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस कॉन्सेप्ट का भविष्य और हमारा भविष्य दोनों डिसाइड होता है। क्लियर? बढ़े आगे। अब कोई भी बेस्ड इंडिसेस का सेट मिल जाए तो मिलर इंडिसेस निकाल लोगे। हाँ बोलो। बेस इंडिसेस को मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलर इंडिसेस को बेस इंडिसेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि मिलर इंडिसेस का एक सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स को डिफाइन करता है, और हर पैरेलल प्लेन की अलग अलग बेस इंडिसेस वैल्यू है। तो एक मिलर इंडिसेस के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेस इंडिसेस होगी। आप कौन सी निकाल रहे हैं? आप देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, डीपीपी, अरे 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 थोड़ा पढ़ तो लो, पढ़ लोगे तभी तो डीपीपी होगी। तो अब जैसे देखो, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं ना, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद निकालो। तो अब देखो बेटा, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने डिफाइन किया एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अब मान लो हमने इस प्लेन को कंसिडर किया, इसकी बेस इंडिसेस वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, फिर उससे मिलर इंडिसेस निकालेंगे। अब मुझे बताओ इसका बेस इंडिसेस क्या है, इस प्लेन का बेस इंडिसेस क्या है, बोलो। ये एक्स को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट की के कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो वाई और जेड वैल्यू तो जीरो होगी। तो अगर आप देखो तो ये एक्स को, मान लो ये अगर यूनिट सेल है, अगर ये यूनिट सेल है तो ये लेंथ यूनिट लेंथ होगी, ठीक। ए 0 0, अब छोड़ो, मैं तो पूरा प्लेन के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए 0 0। हमें बेस इंडिसेस निकालना। अब बताओ इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। देखो ये वाई के पैरेलल जा रहा है ना प्लेन, वाई के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है तो वाई को किसी फाइनाइट लेंथ पे इंटरसेक्ट करेगा क्या? पैरेलल लाइंस तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है ना, ऐसा एज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये वाला जो प्लेन है ये वाई को इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लो कि वो पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट है 0 इनफाइनाइट बी 0, 0 इनफाइनाइट बी 0, तो उसमें से हमें क्या लेना है, इनफाइनाइट बी। अब उसी तरीके से देखो ये वाला जो प्लेन है ये जेड के भी पैरेलल जा रहा है, तो जेड को ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 0 0 इनफाइनाइट सी, तो आपको क्या लेना है, इनफाइनाइट सी, ठीक। फिर क्या, एक्स वाई जेड 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, रेसिप्रोकल 1 0 0। अब ये 1 0 0 का जो सेट है यही मिलर इंडिसेस है,
इसका मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा? 1 0 0। ठीक है, तो अगर इसका मिलर इंडिसेस 1 0 0 है तो इसका मिलर इंडिसेस भी क्या होगा? 1 0 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली 2 0 0 भी इन्हीं सेट को डिफाइन करेगा। 2 0 0 भाई 1 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 आ गया। तो 1 0 0 हो गया, 2 0 0 हो गया, ये 1 बार 0 0 0, 2 बार 0 0, ये जितने भी नंबर्स का सेट मिल रहा है सब एक ही टाइप के पैरेलल प्लेन्स को डिफाइन करेंगे। आ गया समझ में? तो फिर हाँ वो गिवन होगा, वो बता देंगे कि यूनिट सेल है या उस पॉइंट पे इसकी लेंथ बता देंगे उसके बेसिस। आप जैसे देखो बेटा, ये प्लेन है, अब मुझे बताओ इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा? क्या इसका मिलर इंडिसेस आप सीधे निकाल पाओगे? ओरिजिन से पास करेगा तो सीधे तो नहीं निकाल सकते, क्या करोगे फिर? पैरेलल शिफ्ट करोगे। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक, अरे सही है ना? अब देखो क्या है, इस एज को, ये वाली जो एज है, इस एज को हम ए डिस्टेंस पीछे लाते हैं। ए डिस्टेंस पीछे लाएंगे तो ये यहां आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाली जो एज होगी ये भी ए डिस्टेंस पीछे जाएगी। पैरेलल शिफ्ट करना है, उसको समझते हो? ठीक है ना? तो आप देखो, ये वाली जो एज है ये पैरेलल शिफ्ट किया तो पैरेलल शिफ्ट करने पे ये यहां आ गई। ये नया प्लेन मिला, ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है तो हम इसका वेज इंडिसेस निकाल सकते हैं। तो बताओ इसका वेज इंडिसेस क्या होगा? एक्स को ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वाई को कहा करेगा? इनफाइनाइट। तो इसके बेस इंडिसेस क्या हो गए भाई? -a, इनफाइनाइट b एंड c। आया समझ में? तो फिर इसका मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा भाई? XYZ -1 इनफाइनाइट 1 -1 0 1, यानी कि इसका मिलर इंडिसेस है 1 बार 0 1, या 1 0 1 बार भी बोल सकते हो। कुछ समझ में आया? थोड़ा और समझाते हैं अगले एग्जांपल से। एक एक हाँ बोलो।
हम्म, हाँ सही है। रुक जाओ, पहले एक डायग्राम बना दो फिर उसके बाद। एक्स वाई जेड, ये जो पॉइंट्स मैं ले रहा हूं ये फेस सेंटर है। ठीक है, इन फेस सेंटर्स को मिला करके एक प्लेन हमने कंसिडर किया। इस प्लेन का क्या निकालना है? मिलर इंडिसेस। इस प्लेन का मिलर इंडिसेस निकालना है। आप सोचते रहो। अच्छा, मतलब दिमाग में डायग्राम नहीं बैठा। ये चारों पॉइंट्स फेस सेंटर है। ये कौन सा फेस है? टॉप फेस का सेंटर। ये लेफ्ट साइड फेस, ये राइट साइड फेस, ये बॉटम फेस। उनके सेंटर्स को मिला करके जो प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस प्लेन की मिलर इंडिसेस वैल्यू बतानी। हम्म हम्म, नहीं, नहीं होगा। देखो, ये वाली जो एज है इसको आगे ले जा रहे हो ना, तो आगे ले जा रहे हो तो ये यहाँ आ जाएगी, तो एक्स को तो ये यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। ये जेड को इंटरसेक्ट करेगी पीछे की तरफ। ये अब जैसे देखो, ऐसा प्लेन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब ये प्लेन है ना, अब इसका जेड के साथ इंटरसेक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेड तो पीछे की तरफ जा रहा है, इसी प्लेन को पीछे की तरफ बढ़ाओगे। पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये नेगेटिव जेड को जाकर के यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अब वो जो इंटरसेक्शन है सिमेट्री के हिसाब से देखोगे तो ये माइनस सी पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। कहां पे करेगा? माइनस सी पे। तब इसके वेज इंडिसेस क्या हो जाएंगे? इसके वेज इंडिसेस क्या हो जाएंगे? ए इनफाइनाइट, बी माइनस सी। उससे ये आ जाता है वो 101 बार। बोलो भाई, क्या है इसका मिलर इंडिसेस? तू कुछ भी कर ले, मुझे वैल्यू बता दे। अभी मैं बताऊंगा तो बोलो इतना आसान था और हम सोच नहीं पाए। अब मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ बोलो।
हम्म, हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ये फ्रंट फेस और बैक फेस के पैरेलल नहीं है। तो बोलो, है ना पैरेलल। तो जो फ्रंट फेस का मिलर इंडिसेस होगा वही तो इसका मिलर इंडिसेस होगा। तो फ्रंट फेस का मिलर इंडिसेस क्या होगा? जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन होगा ना, इसका भी जीरो जीरो वन होगा। अगर इसके हिसाब से निकालोगे तो जीरो जीरो टू आएगा। देखो कैसे। ये देख रहे हैं, इस प्लेन के अंदर ये प्लेन है ना। अभी मैंने क्या बताया था कि पूरे प्लेन का जो मिलर इंडिसेस है वही उसके एक पार्ट का भी होगा। मिलर इंडिसेस ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लेन इज द मिलर इंडिसेस ऑफ ओवरऑल प्लेन। समझ में आ रहा है? तो अब बात आती है कि ये जो प्लेन हमने अभी कंसीडर किया है इसका वेज इंडिसेस क्या है। इसका वेज इंडिसेस अगर आपको निकाला तो ये देखो एक्स के पैरेलल है, ये इनफाइनाइट ए हो गया, और ये वाई के भी पैरेलल है, इनफाइनाइट बी। और जेड को अगर आप देखो तो यहाँ पे कट कर रहा है तो हाफ सी, हाफ सी। समझ में आया? तो एक्स वाई जेड क्या गया, इनफाइनाइट इनफाइनाइट हाफ, रेसिप्रोकल जीरो जीरो टू। देखो जीरो 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 टू आ गया। आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो जीरो वन, तीनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो जीरो वन आ गया। तो जीरो जीरो टू और जीरो जीरो वन सेम पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करें। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब डीपीपी की डिमांड पूरी कर देते हैं। हाँ, करो करो करो। दोनों करो, दोनों 11th भी करो और 15th। आपको मिलर इंडिसेस बताना है इसमें। क्या? ऑब्वियसली रूल अभी यही तो लिखवा है, कैरेक्टरिस्टिक में यही तो लिखवा है कि अगर एक मिलर इंडिसेस का सेट है उस सेट को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करा, जो नया सेट मिलेगा वो भी उन्हीं प्लेन्स को डिफाइन करेगा जिनको पुराना सेट कर रहा है। 11th हो गया, 15th हो गया, 11th बताना, 11th हुआ। ये प्लेन कैसे लाई करा, ये विजुअलाइज कर पा रहे? ओरिजिन से पास कर रहे।
मैं डायग्राम एक बार बनाता हूं। एक्स इधर है, जेड इधर है, वाई इधर है। अब जो प्लेन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं उसका एक पॉइंट तो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक, और एक पॉइंट यहाँ है। अब शिफ्ट तो करना पड़ेगा। ये ट्रायंगुलर प्लेन है। अब इस ट्रायंगुलर प्लेन को आपको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। अब पैरेलल शिफ्ट करना है तो आप इसको कैसे मूव करा सकते हो? जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। तो मैं अगर ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? जाएगा ना। तो ये वाला पॉइंट कहाँ, यहाँ आएगा। आया समझ में? तो अब आप देखो, इसका मतलब है कि जो नया प्लेन आपको मिलेगा उसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक, तो अब इसके इसके वेज इंडिसेस क्या हो जाएंगे? इसके वेज इंडिसेस हो जाएंगे -a और y b c, -a b c। तो क्या हो जाएगा मिलर इंडिसेस? 1 बार 1 1, 1 बार 1 1, क्या 1 1 1 बार, 1 1 1 बार 1 बार। ठीक है, ये हो सकता है, या 1 1 बार 1 बार। देख लो, 1 बार 1 1 ऑप्शन में है, 1 1 नहीं, 1 बार 1 1 ही है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। आ गया समझ में भाई? क्वेश्चन नंबर 15। एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं। वो बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एज सेंटर है, ये एज सेंटर है, और ये कॉर्नर। ऐसा ट्रायंगुलर प्लेन। अब ये अगर आपको इसके इंटरसेक्शन पता करना है ना, तो बहुत आसान है कि इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करो। नहीं, ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन पे तो नहीं है, बात सही है, लेकिन ये है कि आपको इसका इंटरसेक्शन पता करना है, एक्स का और वाई का। तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पता करने के लिए क्या करोगे? इस पॉइंट को यहां ले आओ
और इस पॉइंट को यहां ले आओ। समझ आ रहा है? तो दो एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन मिल गया। तो फिर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा? यहाँ नीचे चला जाएगा ना, ऐसे यहाँ पे। अब जरा देखो, अभी आपको जेड का इंटरसेक्शन नहीं पता चला भाई। देखो एक्स और वाई का तो इंटरसेक्शन पता चल गया, जेड को ये कहां इंटरसेक्ट करेगा नहीं पता चल रहा है। इसको ऊपर की तरफ बढ़ाओगे, बढ़ाओगे ना ऊपर की तरफ, ये इंटरसेक्ट करेगा जेड को। अरे स्लांटेड है भाई, पैरेलल नहीं है। तो अगर आप इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये ट्रायंगल जो है बड़ा होता जाएगा। समझ में आया? और फिर वो जाकर के जेड को इंटरसेक्ट करेगा। अब वो जेड को कहां इंटरसेक्ट करेगा वो पता करना है। तो सिमेट्री से ऐसा लग रहा है कि ये जो है जेड को यहां इंटरसेक्ट करेगा। ये ट्रायंगल जो है ऐसे बड़ा होता जाएगा। इसका इंटरसेक्शन जेड के साथ जो है ना वो यहां आना चाहिए। बाकी विजुअलाइज करना खुद से। तो इसका मतलब कि इसके जो वेज इंडिसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? हाफ ए, हाफ बी, सी। हाफ ए, हाफ बी, सी। तो एक्स वाई जेड, तो हाफ हाफ 1, रेसिप्रोकल 1 1 2, 1 1 2। इसका मिलर इंडिसेस है क्या ऑप्शन में? नहीं है 1 1 2। अच्छा 2 2 1, 2 2 1, मैथमेटिकल एरर हो गई। तो 2 2 1 या 2 बार 2 बार 1 बार दोनों, 2 2 1 और 2 बार 2 बार 1 बार। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड बी। इसमें सिर्फ बी दिया हुआ है, ए भी ऐड करूंगा, ए एंड बी। आ गया समझ में? लेकिन इस पे सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाओगे तभी तो एडवांस लेवल पे पहुंचोगे। ओके बेटा।